प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। ये वीडियो इस वीज़ा स्कीम की सेकंड वीडियो है जिसमें हम इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ बैलॉट रजिस्ट्रेशन, और नेक्स्ट जब आप बैलॉट में सिलेक्टेड हो जाते हो उसके बाद कौन से ऐसी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो आपको रेडी करनी है, वो सारी हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन इसकी रिक्वायरमेंट्स में, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये वीडियो आपके लिए है। एज आई टोल्ड यू, ये वीडियो हमारे इस वीज़ा की सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इस तरह की हमने इसके सारे ही वीडियोस कवर करेंगे जिसमें हम इसके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कवर करेंगे विद एग्जाम्पल, लाइव करके देखेंगे। सारे ही Q&A जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके हर एक क्वेरीज का हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के एक दूसरे के फीडबैक से हम बाकी लोगों को भी हेल्प करेंगे जो भी इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी में आप सबको पता है, आपकी जो एलिजिबिलिटी में सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 31 हो चुकी है तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपकी एज होने वाली है 31 तो अभी भी एट द टाइम ऑफ बैलॉट रजिस्ट्रेशन अगर आपकी एज 30 ही है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो थर्ड चीज़ है वो है आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन। ये जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। पहली जो चीज़ है, ये जो एजुकेशन है, उन्होंने बोला हुआ है हैव ए क्वालिफिकेशन एट ए बैचलर डिग्री लेवल और अबव। ये चीज़ तो आपको समझ आ रहा होगा कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उन्होंने बैचलर्स मांगी है, बट उन्होंने ब्रैकेट में एक और चीज़ लिखी है रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 6, 7 और 8। तो इसमें आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, क्या हमारा जो डिप्लोमा है जो कि हमने इंजीनियरिंग में कर रखी है, फार्मेसी में कर रखी है, टेक्निकल में कर रखी है, चाहे वो 2 ईयर का हो चाहे वो 3 ईयर का है, तो क्या वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए? क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, फिर वो आपको लग रहा होगा वो जो है वो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल्स के अंदर आती है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन में हम इसको थोड़ा देखते हैं। इसकी जो लेवल्स हैं, जो इंडियन क्वालिफिकेशन है, आप ये चीज समझो, जो इंडिया का एजुकेशन है, डिप्लोमा कोई भी हो, हाई से हाई लेवल का डिप्लोमा, उसको लेवल 5 ही कंसीडर किया जाता है। और अगर लेवल 6 के लिए लेट्स सपोज आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखी है तो क्या वो लेवल 5 होगा या लेवल 6 होगा? क्योंकि वो बैचलर डिग्री है, डजंट मैटर कौन से फील्ड में है, क्योंकि वो बैचलर डिग्री है तो वो लेवल 6 का आना जाएगा। इसीलिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है 10th और 12th के बाद या 10th के बाद डिप्लोमा है तो आप इस चीज के लिए क्वालिफाई नहीं हो। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड चीज इसमें और हम देखते हैं, बैचलर डिग्री किसी कोई पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कीम के तहत आपकी जो बैचलर डिग्री है वो किसी भी फील्ड में हो सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही चाहिए। थर्ड चीज आपको क्या कंफ्यूजन हो सकती है कि कितने साल पुराना पास आउट जो है वो डिग्री इसमें एक्सेप्टेबल है। इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आपने अपनी डिग्री 2 साल पहले किया है, 4 साल पहले किया है, 6 साल पहले किया है, आप इस चीज के लिए क्वालिफाई हो। ये हमने देख लिया। अगर आपकी ये 2 चीजें एलिजिबिलिटी बन रही है इसमें तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको बैलॉट में अप्लाई करना है। बैलॉट अभी कभी भी ओपन हो सकता है इस फरवरी मंथ में, इस चीज को आप ध्यान रखो। अगर हम 2023 और 24 को जो डेट्स थी जिस हिसाब से ओपन हुई थी उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जो है वो इसका ड्रॉ निकल आएगा। जब ये ओपन होगा बैलॉट तो उसमें एंटर होने के लिए आपको कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। देखो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, आपकी एज मैंने बता दिया। अगर ये 2 चीजें आपके मीट कर रही है तो तीसरी चीज आपने क्या करनी है, अपना पासपोर्ट विद इन 1 और 2 डेज के अंदर पूरा प्रॉपरली स्कैन कर के रखना है, क्योंकि जब आपने बैलॉट के लिए एंटर होना है वहां पर आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट प्लीज आप प्रॉपरली स्कैन करना, फोटो क्लिक ना हो, बैकग्राउंड में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहा हो इस तरह का ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। पासपोर्ट के अलावा आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक फोन नंबर होने चाहिए। दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स जो आपको बैलॉट रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए होगा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पेमेंट नहीं है आपका।
फ्री ऑफ कॉस्ट आपने अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई करोगे आपको बहुत लंबा पीरियड भी वेट करने की जरूरत नहीं है। विद इन 2 वीक्स आपको इसके रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास रिजल्ट आ गया है, आपको सिलेक्शन लेटर मिल गया है, तो अब आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए आपके पास 90 डेज होंगे। 90 दिन यानी कि 3 महीने होंगे और उन 3 महीने के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करना है वो अब हम डिस्कस करते हैं। आपके पास एट द टाइम ऑफ वीजा लॉजमेंट, जब आपको सिलेक्शन लेटर मिल जाएगा उसके बाद आपके पास सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि मैंडेटरी है। पहली चीज क्या है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड चीज, आपके पास फंड्स होने चाहिए। फंड्स आपके पास 2530 पाउंड होने चाहिए, जो कि इंडियन रुपीस में 2,70,80,000 के बीच होगा। बट आई रिकमेंड आप 3 लाख का इसका अरेंजमेंट करो। अब इस फंड्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब इस फंड्स को आपने अरेंज कैसे करना है। लेट्स सपोज आपके पास फंड्स ही नहीं है, इसको आपने अरेंज कैसे करना है उस बारे में डिस्कस करते हैं। जिनके पास फंड्स है इतने वेल एंड गुड है, हम अब वो डिस्कस कर रहे हैं। जिनके पास फंड्स बिल्कुल नहीं है वो किस हिसाब से इसमें शो करेंगे। सो आपको उन्होंने 3 मंथ्स का टाइम दिया हुआ है, विच मीन्स 90 डेज का टाइम दिया हुआ है। इन 90 डेज के अंदर आप चाहे किसी रिलेटिव से ले लो, आप चाहे कोई लोन ले लो, आप चाहे किसी से उधार ले लो, गोल्ड लोन लेना चाह रहे हो, पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो, कोई भी लोन ले लो या कुछ भी आप अरेंज कर लो, बस उसको आपने एफडी बना के रख दो। वैसे देखो इसमें 1 मंथ ओल्ड फंड्स भी चल जाते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी जैसे आपका सिलेक्शन लेटर आएगा तभी आप कहीं से भी अरेंज करके विद इन 2-3 डेज के अंदर जब सिलेक्शन लेटर आ जाएगा इसको एक एफडी बना के रख दो। उस एफडी को आप जब आपने फाइल अप्लाई करना है थोड़ा वेट कर लो, 2 मंथ तक का वेट कर लो कि वो 2 मंथ तक का उसमें वो बन जाए कि 2 महीने पहले का है, तब आप उस चीज को अप्लाई कर दो। कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉपरली एक एफडी की कॉपी लगेगी और एक बैंक की तरफ से एक लेटर लगेगा, बैलेंस सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, जिसमें बैंक का प्रॉपरली एड्रेस वगैरह, वहाँ मैनेजर के सिग्नेचर, मैनेजर का स्टैंप, इसके अलावा उसका फोन नंबर, ये सारी चीजें उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे किस हिसाब से आपने उसको बैलेंस सर्टिफिकेट बनाना है। बट एज ऑफ नाउ आप इस तरह से आप अपने फंड्स शो कर सकते हो। अगली चीज क्वालिफिकेशन, वो ये आपके पास 10th ऑनवर्ड सारे ही जो भी क्वालिफिकेशन है आपने सारे ही अटैच करने हैं, जिसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट होंगे और आपके मार्कशीट्स होंगे सेमेस्टर वाइज, और आपका डिग्री होगा। डिग्री और प्रोविजनल डिग्री दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अब इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है, अगर मेरी क्वालिफिकेशन लास्ट सेमेस्टर रह गया है और मेरी एजुकेशन जून में कंप्लीट हो रही है या फिर मई में कंप्लीट हो रही है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका। इसमें आपने क्या करना है, आपने खुद अंदाजा लगाना है। देखो जब आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है तब तो आपके पास कंप्लीशन वाली आपके पास प्रूफ होनी चाहिए कि आपने जो है वो वहां पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अगर आपको लग रहा है आपको तब तक प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाएंगी, तब आप अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है नहीं उसमें टाइम लगेगा, मई जून तक मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, फिर आप अप्लाई मत करो। क्योंकि आप खुद हिसाब लगा सकते हो, अगर अभी फरवरी के एंड में इसका बैलॉट का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आप लगा लो मार्च के मिड तक आपके पास सिलेक्शन लेटर होगा, उसके बाद आपके पास 90 डेज होंगे, विच मीन्स आपके पास जून 15 तक का टाइम है। तो इतने के टाइम के अंदर अगर आपको लग रहा है आपके पास डिग्री आ जाएगा, प्रोविजनल डिग्री हो चाहे वो ओरिजिनल डिग्री हो, वो आपको मिल जाएगा, तो आप अप्लाई करो। अगर आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा तब तक तो आप अप्लाई मत करो। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल। मेडिकल आपका इसमें सिर्फ टीबी का टेस्ट होता है, जो कि अराउंड 1500 से 2000 के बीच में इसके चार्जेस लगते हैं। इसको भी किस हिसाब से बुक करना है, अगर आपको वो नहीं पता चल रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है पीसीसी। पीसीसी का क्या चक्कर है? पीसीसी वैसे तो आप सबको पता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो हमें बाहर जाने के लिए चाहिए होता है। जितना मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही होगा। सो जिनको नहीं पता उनका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इसमें जो है वो आपको लोकल पुलिस रिपोर्ट भी ले सकते हो आप, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ ही जाओ, क्योंकि देखो आपके पास 3 महीने तो होंगे ही। जब भी आपके पास सिलेक्शन लेटर आ गया तब नेक्स्ट डे आप अप्लाई कर दो। विद इन 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ से ज्यादा लेता ही नहीं है पीसीसी आने में। इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, उनको बोलोगे थोड़ा जल्दी कर दो, तो वो विद इन 1 मंथ भी हो जाती है, विद इन 20 डेज भी हो जाती है। तो ये कम्प्लीटली अप टू यू है कि आप कितने जल्दी उस चीज को देख रहे हो कि यहाँ वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हो रही है आप खुद चले जाओ पुलिस स्टेशन, वहां जाके जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर दो, तो वो जल्दी हो जाता है। तो पीसीसी करने का क्या होगा, क्योंकि वो पासपोर्ट सेवा से जो वेबसाइट से है वहां से बनेगा, तो वो ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर आपको लोकल पुलिस रिपोर्ट भी कंफर्टेबल हो तो आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा सेकंड जो चीज है, अगर आप किसी भी और कंट्री में
इंडिया के, क्योंकि आप इंडियन के सिटीजन हो, इंडिया के अलावा आप किसी भी कंट्री में 12 महीने से ज़्यादा रहे हो कभी भी, तो आपको उस कंट्री से भी पीसीसी चाहिए होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको उस कंट्री का भी पीसीसी लगाना है, आपको इंडिया का भी पीसीसी लगाना है। सो जिन जिन कंट्रियों में आपने मोर देन 12 मंथ रहे हो उन सारी कंट्रीज का पीसीसी लगेगा। इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, आपकी लोकल लैंग्वेज में है, चाहे वो हिंदी में है, चाहे वो पंजाबी में है, चाहे वो तमिल में है, चाहे वो गुजराती में है, किसी भी लैंग्वेज में है, उसको आपने इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, उसको नोटरी करवाना है, और जब आपने अटैच करना है बोथ जो आपके ओरिजिनल वाला था, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज वाला था वो, और जो आपने ट्रांसलेट करवाया दोनों, वो वाला भी, उन दोनों को ही आपने अटैच करना है। मर्ज करोगे आप, एक पीडीएफ बनाओगे, उसको अटैच करोगे। सो ये थी ये सारी ही रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि हमने इसमें सारे ही A to Z जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमने एक्सप्लेन किया है, जिससे अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ आप अप्लाई मत करना, क्योंकि यूके बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं देती। उसने सिर्फ ये देखना है कि हमने 3000 वीज़ास के लिए सिलेक्शन लेटर भेज दिया है, वो ये नहीं देखेगी कि उनमें से कुछ एलिजिबल नहीं है तो उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी वो ख़राब हो जाएगी सीट। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो प्लीज़ आप अप्लाई मत करना। जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई करें इस चीज़ के लिए। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 3000 वीज़ास एक तरह से बिल्कुल 2-3 रिक्वायरमेंट्स में अगर मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। सो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी बैलॉट रजिस्ट्रेशन की जब डेट ओपन होने की जो अनाउंसमेंट आएगी तब बनेगी। तब तक वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सो वो भी चेक कर सके वो एलिजिबल है कि नहीं है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आप कि कोई भी अपडेट्स को मिस ना करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो तो। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।